आज हम लोग पढ़ेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन। तो हम लोग एक कॉलिजन पढ़ रहे थे और कॉलिजन में आपका इलास्टिक मैंने कंप्लीट कर दिया था, हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों, और उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम भी किया था और ये प्रॉब्लम करेंगे जब पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो अभी तो उतना प्रॉब्लम हमने किया था ताकि जो थ्योरी हमने आपको समझाई थी उसको आप अप्लाई कर सकें। तो ठीक इसी तरीके से ये इनइलास्टिक कॉलिजन, अगर आप कॉलिजन के क्लासिफिकेशन में जाओगे, जो आपने नोट्स बना लिया होगा, याद रखना एक चीज, वीडियो तुम्हारा नोट नहीं है कि सर मैंने 5 वीडियो रखा हुआ है, 5 वीडियो मेरा नोट है, मैं वीडियो 1 पे जाके देखूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि आप नोटबुक बनाएंगे, कॉपी पे लिखेंगे, आप सिंसियर एफर्ट लगाइए। आप ये मत सोचिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम सिंसियरली काम कीजिए, समझ गए ना। खिलवाड़ नहीं करना है अपने करियर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। तो नोट बनाना है, टेक इट सीरियसली, टेक इट सीरियसली। क्योंकि अगर मान लो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की बात होती तो चलो ठीक है, मजाक मजाक में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब हमें अभी दिख नहीं रहा है कि अभी हम लोग कब क्लास में नॉर्मल क्लास शुरू होगी, तो आपको इसी को तो इसको सीरियसली लेना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो तो आपके पास है ही समझने के लिए, अगर कहीं फिर से अगर लेक्चर सुनना है तो उसके लिए अलग है, लेकिन नोटबुक प्रॉपर तरीके से आप बनाते जाओ। तो आप याद करो कि हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलिजन, उसमें याद करो हमने डिवाइड किया था बच्चों इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व होती थी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, टकराने से पहले, टकराने के बाद, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता था इनिशियल और फाइनल में। और इनइलास्टिक में मैंने आपको बोला था कि चेंज आएगा। तो आज हम लोग इनइलास्टिक कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी को तरीके से देखते हैं क्या क्या होगा नहीं होगा। तो आप तैयार हो जाइए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। ओके, तो बच्चों तो बात करते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन का। तो ध्यान दो, इलास्टिक कॉलिजन थोड़ा मैं रिमाइंड कर देता हूं। इलास्टिक कॉलिजन में टक्कर के दौरान, कॉलिजन के दौरान बॉडी का शेप चेंज होता था और आफ्टर कॉलिजन वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेता था। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि शेप के डिफॉर्मेशन की वजह से कुछ देर के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती थी और वो फिर वापस जब वो अलग होते थे बॉडी, उनका शेप रीगेन होता था तो काइनेटिक एनर्जी रीस्टोर हो जाती थी। ये इलास्टिक में होता था। इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी। लेकिन आज हमारे सामने कौन है? आज हमारे सामने है इनइलास्टिक। अब हमारे सामने आज है इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक में क्या होगा? तो मैंने तुमको पहले भी बोला था कि इनइलास्टिक वो बॉडीज होती हैं जिसमें अगर डिफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब मान लो कोई बॉल है, अगर वो पिचक गया तो वापस अपने शेप में पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाता। तो ऐसा जब भी होता है, ऐसी जो भी बॉडी होती है जो अपने शेप को वापस रीगेन नहीं कर पाता है, वो इनइलास्टिक कॉलिजन करता है। यानी इनइलास्टिक कॉलिजन के बारे में आप ये समझो कि इनइलास्टिक कॉलिजन में एक बार जब कॉलिजन हुआ, बॉडी डिफॉर्म हुआ, लेकिन वो वापस अपने शेप में नहीं आया। तो अपने शेप में नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। पहली बार काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ये लॉस किस रूप में अपीयर होगा? तो ये लॉस हीट के रूप में हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो मैंने ऊपर में पहले लिखा है इनइलास्टिक कॉलिजन। अब इनइलास्टिक कॉलिजन में 2 पॉइंट मैंने यहां लिख दिया। एक लिखा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना है। फिर मैंने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, ईटीसी। दूसरी बात जो मैंने लिखी है वो इलास्टिक के लिए वैलिड थी और यहां भी वैलिड है कि मोमेंटम जो सिस्टम का है वो कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। बच्चों ये बात तो हम लोग लेक्चर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉलिजन चाहे कोई सा भी हो, मोमेंटम को आपको कंजर्व करवाना है पूरे सिस्टम का। चलो
तो ये दोनों बात हो गई कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, अब देखो जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, लॉस मतलब नुकसान। अब नुकसान भी हो सकता है कम नुकसान हो। मान लो x होने वाला था तो x की जगह x/2 हो गया, x/3 हो गया, x/4 हो गया, मतलब कितना लॉस होगा ये तो डिपेंड करेगा कि बॉडी का नेचर कैसा है। तो लॉस को भी हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि अगर लॉस 20% हुआ, 30% हुआ, 40% हुआ, मतलब जितना लॉस हो सकता है उसका 20% ही लॉस हुआ, तो उस लॉस को हम लोग बोलेंगे पार्शियल लॉस, और इस कॉलिजन को बोलेंगे पार्शियली इनइलास्टिक। ध्यान से सुनो, लॉस हुआ लेकिन लॉस जो है सब्सटेंशियल नहीं हुआ, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस नहीं हुआ, कम लॉस हुआ, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन यानी पार्शियल लॉस। और यदि लॉस मैक्सिमम पॉसिबल हुआ, यानी कि कितना लॉस हो सकता है, मैथमेटिकली जो लॉस हो सकता है, यदि उतना लॉस हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक। और पहले की वीडियोस में मैंने ये बात आपको जिक्र कर रखा है कि कंप्लीटली वर्ड जो है ये आपको मिसगाइड करेगा, ये आपको ये बताएगा कि टोटल लॉस नहीं होता भाई। कंप्लीट वर्ड का मतलब टोटल नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। ओके, तो इनइलास्टिक कॉलिजन के दो टाइप हो गए, एक पार्शियली इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो हम लोग अब इन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्शियली इनइलास्टिक, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक। और ये बात याद रखना कि इन दोनों में ये चीज वैलिड होगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी होगा और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को आप फिर से लिख लो। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं पार्शियली इनइलास्टिक इन वन डायमेंशन। मतलब हेड ऑन इलास्टिक पढ़े थे, तो ये भी हेड ऑन ही है लेकिन ये पार्शियली इनइलास्टिक है। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे इक्वेशन आएंगे, ये सब चीज़ बताता हूँ मैं आपको, और फिर एक प्रॉब्लम भी करके बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो बच्चों कैसे कैसे करना है। मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास है m1, ठीक है बच्चों, और ये आपका जा रहा है u1 वेलोसिटी से। तो बच्चों एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये u1 स्पीड से चल रहा है, ठीक पहले के जैसा ही। और तुम जानते हो कि हेड ऑन होने के लिए इसका लाइन ऑफ मोशन और इसके आगे जो बॉडी जा रही है उसका लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सिर्फ ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा इलास्टिक में चल रहा था। u1 ग्रेटर है u2 से, तो ये यहां से चलता जाएगा, फास्ट चल रहा कॉलिजन पॉइंट के बीच। अब देखो थोड़ा मोड़ तोड़ दिए हम लोग इसको, कॉलिजन के बाद ये दोनों अलग हुए। मान लो m1, थोड़ा इसको ना पिचका देते हैं दोस्तों ताकि ये नजर आए कि टक्कर हुई, तो ये वापस रिफॉर्म नहीं हो पाया अपने शेप में, और ये हो गया m2। ये v2 से चलने लगा और ये अब ये एक डायरेक्शन जो मैंने सबका इधर लिया है वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन तुम जानते हो कि ये अपोजिट भी हो सकता है, वो भी अपोजिट हो सकता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो आप यहाँ भी एज्यूम करके चलोगे। तो ये बिफोर कॉलिजन वाली बात हो गई, बिफोर कॉलिजन, और ये हो गई बात आपकी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां कैसे कैसे इक्वेशंस बनेंगे, और जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसके ऊपर फिर एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो देखो जैसा कि यहाँ पे ये शेप इनका रीगेन नहीं हुआ, तो पहला तो मोमेंटम का इक्वेशन बन जाएगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर देखें तो PI इक्वल्स टू PF। तो दोस्तों इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो यहां से ये क्या हो गया, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब बच्चों ये सभी को मैंने प्लस इसलिए लिखा है कि जो मैंने एग्जाम्पल कंसीडर किया है उसमें ये सारे बॉल्स बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है क्यों पॉजिटिव लिखा है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे साथ है। लेकिन अब यहां पॉइंट नोटिस करने वाली है कि KF इज नॉट इक्वल टू KI, यानी इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर नहीं होगा। ये गलती अपने को नहीं करनी है। और साथ ही साथ आप ये भी जान के रहो कि KI ग्रेटर होगा KF से, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस होना है। कितना लॉस होगा तो वो निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। डेल्टा की मान लो हम मान लेते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने लॉस लिख लिया है तो इनिशियल में से ही फाइनल को घटाएंगे। अब इनिशियल में आप इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो एक जगह, दैट इज हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और फिर इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी को यानी फाइनल दोनों के को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो। तो फिलहाल इसमें हमने देखा कि एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। कितना लॉस होगा तो जैसा कि तुम देख रहे हो इनिशियल में से फाइनल हमने सब्ट्रैक्ट करके ये कैलकुलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा इक्वेशन है, वो अभी हम लिखेंगे बोर्ड पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन करें। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा तुम्हें यहां अब एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दो। आप याद करो हेड ऑन इलास्टिक में एक टर्म था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, आपको याद होगा। तो उस अप्रोच और सेपरेशन को लेके यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो देखो क्या है। जैसा कि याद करो अप्रोच कॉलिजन से पहले होता था और सेपरेशन कॉलिजन के बाद। बिफोर कॉलिजन अप्रोच होता था, तो ये आगे आगे जा रहा है, ये पीछे से फास्ट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो गई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो हो गई तुम्हारी u1 माइनस। और यहाँ पे देखो ये फास्ट जा रहा है, अब ये स्लो जा रहा है, तो सेपरेशन हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन हो गई यहाँ पे, जो पहले आपको बताया जा चुका है अच्छे से, आप जाके वीडियो को देखिए, प्रीवियस वीडियोस को, तो आपको पता चलेगा। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता था कि ये दोनों बराबर होते थे, लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में जैसा कि तुमको मैंने बताया कि यहाँ डिफॉर्मेशन जो है वो कॉलिजन के बाद भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए अप्रोच और सेपरेशन वाली जो वेलोसिटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होगी। तो क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ऐसा देखा गया दोस्तों कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इक्वेशन आता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि व्हाट इज दिस, ये समथिंग जो मैंने बोला और समथिंग की जगह ई लिख दिया, ये ई स्मॉल ई, ये आखिर क्या है? इट इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। जैसे देखो जब फ्रिक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि सरफेस के नेचर पे, टेक्सचर पे
डिपेंड करता है सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है म्यू, और वो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये भी एक कोफिशिएंट है, इसके आगे लगा हुआ है कोफिशिएंट है, और इधर भी वेलोसिटी है, इधर भी वेलोसिटी है, तो निश्चित तौर पे ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो इस कोफिशिएंट को, ये कॉलिजन के कोफिशिएंट का क्या नेम है वो जरा सीखो। इसका नेम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। घबराने का नहीं कि ये क्या आ गया, अरे जस्ट लाइक म्यू, फ्रिक्शन में म्यू आता था, यहाँ पे ई आया है, वहां वो फ्रिक्शन कितना लगेगा वो डिसाइड करता था, यहाँ ये डिसाइड कर रहा है कि आफ्टर कॉलिजन कितना एनर्जी का लॉस होगा, कितना डिफॉर्म्ड होगा। तो अलग अलग बॉडी, जैसे प्लास्टिक आपका हो गया, फिर टीन, या फिर हो गया आपका कुछ और, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से पिचकेगा फिर वापस आएगा, सबका नेचर अलग अलग है। तो ये उसको डिनोट करता है, मतलब कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये कोलाइडिंग बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहोगे इसको, इसका वैल्यू कैसे दिया हुआ रहेगा? इट इज गिवन जस्ट लाइक म्यू, जैसे म्यू दिया रहता था वैसे ही ये दिया हुआ रहेगा, और ये नहीं दिया रहेगा तो बाकी चीज दी रहेगी, और फिर आपको ई कैलकुलेट करने को बोल सकता है। ओके बच्चों, और ये जो ई है इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं कि ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, ये यूनिट लेस भी होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। ठीक है बच्चों, ये जो ई है, तो फिर से समझो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1 और अप्रोच हो गया u1 माइनस u2। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e इंटू u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हम लोग पार्शियली इन इलास्टिक में लगाएंगे, और ये e का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं तो बाकी u1 u2 v1 v2 देके e पूछ लेगा, वो डिपेंड करता है। हम लोग करेंगे प्रॉब्लम, तो आप देखना। ठीक है बच्चों, तो ये आप उसको ध्यान से लिख लो और फिर बार बार सुनो, जो मैंने बोला उसको 2-3 बार सुनो। तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया चीज है लाइव क्लास में है कि आप अगर मान लो कि कभी कभी ये बात आती होगी कि सर हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, तो इसमें तो बहुत आसान है ना, फिर से आप इसको रिवाइंड करके सुन लो कि मैंने क्या बोला। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करके इसे लिख लो। डायग्राम तो आपने पहले ही बना रखा है, तो डायग्राम नहीं बनाएंगे, और इसको कंटिन्यूएशन में आप लिख लीजिए। ओके, तो बच्चों एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अलग अलग कॉलिजन के लिए क्या वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहली बात, अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ध्यान से देखना, परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक में तो याद करो आपको क्या लिख पाया गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि यहाँ 1 छुपा हुआ है, और 1 अगर वहां छुपा हुआ है तो मतलब इसके लिए ई का वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी में, पार्शियली इनइलास्टिक। ठीक है बच्चों, पार्शियली इनइलास्टिक।
पार्शियली इन इलास्टिक में E का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 0 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ध्यान दो, अब 0 किसका होता है ये मैं बताऊंगा, आप बस याद रखो फिलहाल कि पार्शियली इन इलास्टिक के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 से ग्रेटर होगा और 1 से स्मॉल। मतलब एग्जाम्पल के लिए 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, etc कुछ भी हो सकता है। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर्स हैं, दे आर बिटवीन 0 and 1। ये कब लगाएंगे दोस्तों? पार्शियली इन इलास्टिक, जिसको अभी हमने तुरंत पढ़ा है। और तीसरा जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट होगा हमारा वो, लास्ट कॉलिजन यही होगा जो लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम लिखेंगे यहाँ पे कंप्लीटली इन इलास्टिक। कंप्लीटली इन इलास्टिक। और इस केस में बच्चों E का वैल्यू जो होता है वो 0, और E का वैल्यू 0 होने का मतलब समझ रहे हो तुम? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हालांकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम पहले ही समझ गए कि अगर E का वैल्यू 0 हुआ तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, मतलब दोनों बॉडी अलग हुआ ही नहीं। तो फिर से सुन लीजिए एक बार लास्ट में। इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1, पार्शियली इन इलास्टिक के लिए 0 और 1 के बीच में, और कंप्लीटली इन इलास्टिक के लिए E का वैल्यू होगा 0। मतलब टक्कर के बाद सेपरेशन 0 आ गया वेलोसिटी, मतलब दोनों बॉडी जो है वो स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पार्शियली इन इलास्टिक। तो ये E का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पार्शियली इन इलास्टिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ओके, ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter comes to rest. लाइटर मतलब जिसका मास कम है, वो कॉलिजन के बाद रेस्ट में आ जाता है आफ्टर कॉलिजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इस कॉलिजन के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। 4 चॉइसेस यहाँ पे दे दिए गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कम से कम 2 to 3 मिनट्स का टाइम दो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को राइट डाउन करके एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, ठीक है। तो मैं काउंट किया, ट्राई कर लिया, ओके ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उसका आप केवल ध्यान रखो। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सबसे पहले बनाने का, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास 4m है। इसको हमने मूव करवा दिया u से, और इसके बारे में लिखा हुआ है ये रेस्ट में। फिर देखो क्या हुआ दोस्तों, टक्कर हुई। अब ये इलास्टिक तो है नहीं, ये आपका इन इलास्टिक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है। तो अब देखो टक्कर के बाद क्या हुआ, ये जो लाइटर वाला था इसके बारे में लिखा हुआ है ये रेस्ट में आ गया, और बड़े वाले के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो पहले आपको दिमाग लगाना होगा कि ये बड़ा वाला क्या करेगा। देखो छोटा वाला मान लो यू से मूव करते हुए आ रहा है और ये रेस्ट में है। तो इनिशियली ये रेस्ट में ये मूव कर रहा है, तो इनिशियली इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो होगा mu + 0
यानी इसका तो कोई मोमेंटम है नहीं, सिर्फ इसके पास मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu। अब ये बात है कि आफ्टर कॉलिजन इसकी जानकारी तो दी गई है कि ये रेस्ट में है, इसके बारे में नहीं बताया उसने। तो लेकिन हम लोग के पास दिमाग तो है, हम यूज करके बता सकते हैं ये क्या हो रहा होगा। तो तुम जानते हो कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इनिशियली अगर मोमेंटम है तो फाइनली भी मोमेंटम होना चाहिए, और मोमेंटम होने के लिए इसको इस तरफ किसी वेलोसिटी v से मूव करना होगा, ताकि हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर कर सकें। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा उसमें ये आपका रेस्ट में हो गया, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0, और ये मूव कर रहा है तो ये हो गया 4m इंटू v, ये यानी हो गया 4mv। अब तुम ये तो जानते हो कॉलिजन चाहे कोई सा भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व करा ही सकते हैं, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे Pf इक्वल्स टू Pi, है ना बच्चों। तो Pf क्या हो गया 4mv, Pi क्या हो गया mu, m से m कैंसिल कर लो, तो 4v इक्वल्स टू u। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। एक इक्वेशन यहां और लिख सकते हैं जो हमने अभी सीखा था कुछ देर पहले, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बच्चों देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कौन है, तो ये रुका हुआ है और ये इससे दूर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी 0 है, ये दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v माइनस 0 इक्वल टू e इंटू अप्रोच। अप्रोच में ये रेस्ट में है और ये आ रहा है, तो वो हो गया आपका u माइनस 0, तो v इक्वल्स टू eu हो गया, v इक्वल्स टू eu। अब u के जगह तुम चाहो, देखो u इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 4v, तो यहां पुट कर दो बच्चों और हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो कुछ मुश्किल नहीं था, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपको हमने इक्वेशन लिखने का तरीका सिखाया। तो आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इससे मैच करवा लो और देख लो कौन सा सही। ठीक है, राइट आंसर। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल जिसका मास स्मॉल m है, मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, collides head on with another stationary ball of mass 2m। देखो मास उसका क्या है, ये डबल, ठीक है। If the coefficient of restitution is 0.5, e का वैल्यू 0.5 दे दिया, then their velocities, वो भी किस में, मीटर पर सेकेंड में तुमको आंसर करना है, आफ्टर कॉलिजन विल बी। इन दोनों बॉल का वेलोसिटी आपको बताना है कॉलिजन के बाद क्या होगा। मतलब बॉल पहले चल रहा था, दूसरा बॉल रुका हुआ था, पहले बॉल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी और दूसरा बॉल आपका क्या था, रेस्ट में। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो इनकी वेलोसिटीज आपको बतानी है। तो बच्चों ये 4 चॉइस लिख दिया हमने, 0 मीटर पर सेकेंड, कॉमा 1 मीटर, एक का 0, दूसरे का 1, एक का 1, दूसरे का 1, एक का 1, दूसरे का हाफ, एक का 0। तो आप इन क्वेश्चन को, चॉइस को देखिए और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप जस्ट 2 से 3 मिनट का समय दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया बच्चों? तो चलो ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप देखो इसका क्या आंसर होगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप अगर सही से कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सीधी सी बात है, ये एक बॉल है जिसका मास m है, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दिस इज u, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये दूसरी वाली बॉल है जो रेस्ट में है दोस्तों, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट में है। कॉलिजन के बाद क्या हुआ, अपने को नहीं पता कि दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी है, इसकी v1 मान लो और इसकी v2 मान लो, इसका मास m, इसका मास 2m। अब अपने को v1 और v2 निकालना है। क्या क्या कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। तो
पी आई इक्वल्स टू पी एफ, इनिशियली सिर्फ ये चल रहा है तो मास m, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास 2m, वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू मास m, वेलोसिटी v1, मास 2m, वेलोसिटी v2। कितना सिंपल है। अब क्या करेंगे, m m m m कैंसिल कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 2, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो 2 इक्वल्स टू दिस इज v1 प्लस 2v2, ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमेशा हमें कहाँ से मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो देखो ये अप्रोच हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और सेपरेशन हो रहा है v2 माइनस v1 से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो एक ही आ रहा, दूसरा तो रेस्ट में। अब देखो यहाँ v2 माइनस v1, सॉरी v2 माइनस v1, और e का वैल्यू हो गया 0.5 इंटू 2, तो दिस इज v2 माइनस v1 इक्वल टू, ये हो गया 1। तो अब देखो ये दो इक्वेशन आ गया, एक आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लो, तो उसको यहाँ ला के लिखते हैं। तो 1 प्लस 2 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2, तो 2 क्या है आपका v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1, और 1 क्या है आपका 2v2 प्लस v1 इक्वल्स टू 2। ऐड करो बच्चों, तो देखो ये क्या आ गया आपका 3v2 इक्वल्स टू 3, v2 इक्वल्स टू 1। तो v2 अगर 1 आ रहा है यहाँ पे, तो v2 का वैल्यू कहीं भी पुट करके देख लो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 1 रखेंगे, तो v1 प्लस 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब v1 क्या आएगा 0। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0,1। ओके बच्चों, तो आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लो। कितना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है तो, लेकिन फिर भी इसको भी आप अगर कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड u मेक्स एन हेड ऑन कॉलिजन विथ एन आइडेंटिकल मतलब सेम मास, आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। फिर कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स, उन बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन इज 3/4, मतलब इनिशियली मान लो 100 जूल था, तो फाइनली 100 जूल का 3/4 हो गया। 100 इंटू 3/4 मतलब कितना हो गया 75, पहले 100 और 75 मतलब लॉस हुआ, तो 3/4 ऑफ ओरिजिनल। तो कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इस कॉलिजन का आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो आप 2 मिनट से ज्यादा 4 मिनट ले लो, 4 मिनट कम से कम, 4 से 5 मिनट आप इसको ट्राई करो, इक्वेशन लिखो, ट्राई करना जरूरी है, सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई करो। तो एक बार वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार राइट डाउन करो और ट्राई करो, ठीक है बच्चों। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर वो काइनेटिक एनर्जी, और फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तीनों में मैं बार बार वही कर रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में सेट हो जाए कि इक्वेशंस कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये रहा आपका बॉल जिसका मास m है, ये u से मूव कर रहा है, ये दूसरा बॉल रेस्ट में है, फिर दोनों की टक्कर हुई, टक्कर के बाद मान लो ये v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, यही हो रहा होगा बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। मोमेंटम कंजर्व करवा लो बच्चों, तो mu प्लस 0 इक्वल टू mv1 प्लस mv2, mm कैंसिल, u इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, रेस्टिट्यूशन वाला। तो देखो ये अप्रोच हो गया और यहाँ पे सेपरेशन, तो आप तो पता है कि सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, ये दूर भाग रहा है, ये पास में जा रहा है, तो सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1, और e क्योंकि पार्शियली इनइलास्टिक है तो e लिख दिया। अब अप्रोच कितने से हो रहा है, ये रेस्ट में है और ये अप्रोच कर रहा है, तो u माइनस 0, तो यहाँ पे
फाइनली ये आ गया V2 माइनस V1 इक्वल टू EU। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। और एक थर्ड इक्वेशन भी बच्चों आएगा, वो क्या आएगा आपका, तो क्या आएगा वो समझ लीजिए आप। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ m1v1 स्क्वायर, सॉरी m लिख देते हैं यहाँ पे, मास तो सेम है दोनों का, हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। और दूसरा देखो टकराने के बाद तो दोनों चल रहा है और पहले सिर्फ यही चल रहा था, इसलिए हमने लिखा सिर्फ हाफ mu स्क्वायर, अब 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ m हाफ m हाफ m, तो क्या बचा यहाँ पे बच्चों, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 u स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व कैसे करें, तो जब ध्यान देना बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक काम करो, 1 को स्क्वायर करो और 2 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो दोनों को। तो 1 को स्क्वायर किया आपने, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, 2 में मान लो ये है, प्लस v2 माइनस v1 का स्क्वायर, फिर इसके एक साइड है आपका u तो लिखा हमने u स्क्वायर, इसके एक साइड है EU तो लिखा E स्क्वायर U स्क्वायर। समझ में आ रहा बच्चों, एक बार इसको इसके RHS LHS को स्क्वायर कर लिया, फिर इसके RHS LHS को स्क्वायर कर लिया और दोनों को ऐड कर दिया। तो अब देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसमें जो प्लस 2ab होगा और इसमें जो माइनस 2ab होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप एक्सपैंड करके भी सॉल्व करके देख सकते हो। ये कितना निकल के आएगा, बहुत आसानी से लिख सकते हो, 2v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर, क्योंकि v1 स्क्वायर यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा और वो प्लस 2v1 v2 और इसमें माइनस v1 v2 वो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या करो, इधर आप कॉमन ले लो u स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसमें 2 कॉमन ले लो, तो 2 वहां पे कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना बच्चों, जगह की थोड़ी कमी हो रही है लेकिन आप मैनेज करो। और यहाँ हो गया u स्क्वायर 1 प्लस e स्क्वायर। अब देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो देखो इक्वेशन नंबर 3, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, दिस, तो हो गया 2 इंटू 3/4 u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 1 प्लस e स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या हुआ, u स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्या आया, 1 प्लस e स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। सो e स्क्वायर, तो 1 को इधर भेज दो तो 3/2 में से 1, ये हो गया 1/2, इसलिए e इक्वल्स टू हो गया, इसका अंडर रूट हो जाएगा 1/2। तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, आप ध्यान से देख लो, इक्वेशन तो आपके सामने ही लिखा हुआ था, मेन पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी 8 हो जानी है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके एक बार इसके पूरे सॉल्यूशन से मिला लो कि तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया, और यदि नहीं बना तो इसको लिख लो और बार बार इसको समझो। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, तो आप घर पे बैठे, घर पे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, लगातार नोट्स बनाते रहना है और वीडियो को बार बार देख के रिवाइज करते रहना है। ठीक है बच्चों, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ओके।